हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो चित्र है उसको किस तरह से बनाया जाए इसको भी समझाऊंगा, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलती हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में इसका डायग्राम बनाने को आता है, इसकी संरचना आती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का पावर हाउस है। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत गृह ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का विद्युत गृह। अब यहाँ विद्युत गृह का मतलब क्यों है? क्योंकि इससे एनर्जी फॉर्म होती है, इससे ऊर्जा बनती है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, ये जो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में फॉर्म होती है। एटीपी इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन क्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है, और यही एटीपी कॉइन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के सिक्के के रूप में हमारे शरीर में, एनिमल के शरीर में, प्लांट के शरीर में क्या करता है? एनर्जी को रिप्लेस करता है, या एनर्जी को डिफरेंट टाइप की जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं उनमें क्या करता है? यूज करता है। समझ गए मेरी बात? इस समय मैं आपको जैसे लेक्चर दे रहा हूँ, तो लेक्चर देने में जो मेरी एनर्जी है वो मुझको कहाँ से मिल रही है? एटीपी से। और एटीपी बन रहा है किससे? रेस्पिरेशन से। जो ऑर्गेनेल, जो कोशिका का अंग इसमें यूज हो रहा है वो कौन हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल बिकॉज इट गेव एनर्जी। ये महत्वपूर्ण अंग है और ये हमको ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्लियर? अल्टमान और कोलिकर, ये दो वैज्ञानिक आते हैं, अल्टमान और कोलिकर, जिन्होंने प्लांट और एनिमल सेल में इसकी डिस्कवरी की। और एक तीसरे वैज्ञानिक है सी बेंडा, जिन्होंने क्या किया? इसका नाम दिया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको जनरल चीज़ें बताई। मेन बात जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को हम किस प्रकार से बनाएं और कैसे उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, समझो और सीखो। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड, इकाई कला से घिरा हुआ एक कोशिका का अंग है। अब यहाँ पर जो ये यूनिट मेम्ब्रेन है ये दो होती हैं। एक होती है बाहर की तरफ जिसको आउटर बोलते हैं, एक होती है अंदर की तरफ जिसको इनर बोलते हैं। समझ गए? तो माइटोकॉन्ड्रिया दो इकाई कला के द्वारा घिरा हुआ होता है, जिसमें से एक कला, देखो एक हम लोग एग लाइक अंडाकार शेप बनाएंगे, अंडाकार आकृति बनाएंगे। देखो इस तरह से ये तो एक लेयर क्या हो गई? बाहर की तरफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर यूनिट मेम्ब्रेन या बाह्य इकाई कला। ठीक, देखो आउटर यूनिट मेम्ब्रेन और क्या बोलेंगे? बाह्य इकाई कला। बात समझ आ गई? तो बाहर की जो इकाई कला होती है ये आमतौर पर स्मूथ होती है, यानी कि सपाट, चिकनी। ठीक है, लेकिन जो अंदर की इकाई कला होती है वो भीतर की तरफ कुछ दांतेनुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाए। देखो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे,
इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से ये पूरे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है सब में बनेगा। इस तरह से तो ये हमारी कौन सी कला हो जाएगी, इनर यूनिट मेम्ब्रेन या फिर अंतः इकाई कला। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, बाहर की जो कला है वो सपाट है, लेकिन जो भीतर की कला है जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, अंदर की तरफ दांतेनुमा आकृति में धस जाती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इनवेजिट इनसाइड टू टीथ लाइक प्रोसेसेस, समझ गए, बात समझ आ रही है। अब देखो आप, ये क्या हो गया, इनर यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है, या क्या बोलेंगे, अंतः इकाई कला, बात समझ आई। अब देखो जो अंतः इकाई कला है वो भीतर की तरफ देखो टीथ लाइक प्रोसेस के क्या होती है, धस जाती है। ये जो प्रोसेस है इनको भी हम एक नाम देते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्पी, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्पी। आया समझ में। तो दांतेनुमा जो संरचनाएं हैं, टीथ लाइक जो प्रोसेस है, पॉइंटेड नुकीले, ये आपके क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी। क्लियर हो गई बात। अब देखो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में देखो एक गैप है गैप। ये जो गैप है इसको भी हम एक नाम देते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, समझ गए। स्पेस का मतलब होता है क्या, रिक्त स्थान, खाली स्थान, और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आगे बात समझ में, बोलो कितनी बात क्लियर हुई। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हमको दोनों मेम्ब्रेन को बनाना है। आउटर मेम्ब्रेन एक एग लाइक स्ट्रक्चर में बनाएंगे, फिर इनर मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ दांतेनुमा आकृति में क्या करेंगे, इनवेजिट कर देंगे, अंदर की तरफ धसा के बनाएंगे, ठीक, और पूरे स्तर पे इसको बनाएंगे। जो दांतेनुमा संरचनाएं हैं उनको क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। क्लियर हो गई बात सबकी समझ में आ गई। अब देखो ये जो क्रिस्टी है इसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीसोम, समझ गए। अब हम ऑक्सीसोम को कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे किया, ऐसे, ये भी आपके पूरे स्तर पे बनेंगे, ऐसे सभी में ऐसे करके बनाएंगे, समझ गए। ये पूरे में बनेंगे, ठीक है, ऐसे करके पूरे में बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आप इसको बना लेंगे। ये जो संरचनाएं हैं इनको हम लोग नाम देंगे F1 पार्टिकल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम।
होते हैं F1 पार्टिकल और इसी में एटीपी की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। श्वसन के समय ये जो ऑक्सीसोम होते हैं यहीं पर एटीपी क्या होती है, फॉर्म होती है, बनती है। अगर हम एक ऑक्सीसोम को बाहर निकाल लें, देखो एक सिंगल ऑक्सीसोम को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं ऐसे करके। एक ऑक्सीसोम को हमने बाहर निकाल दिया, तो देखो इसका डायग्राम कैसे होगा। ये होता है टेनिस के बल्ले नुमा आकृति होती है, टेनिस बैट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें देखो एक होता है हेड, दूसरा होता है क्या, स्टार्ट, और तीसरा क्या होता है, बेस। हेड का मतलब क्या हो गया, सिर, स्टार्ट का मतलब क्या हो गया, दंड, और बेस का मतलब क्या हो गया, आधार। तो ये आपका क्या है, सिंगल ऑक्सीसोम है। बोलो आगे समझे। तो जब आउटर मेम्ब्रेन हम लोग बना लें, इनर मेम्ब्रेन, तो हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, ऑक्सीसोम को बनाएंगे और ऑक्सीसोम को अलग से भी शो कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट में हमारा क्या बचा, बीच का भाग। अब ये जो बीच का भाग है माइटोकॉन्ड्रिया के, ये जो बीच का भाग है, ये पूरा जो भाग है, समझ रहे हैं, इसको हम लोग नाम देंगे क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होंगी, देखो एक तो इसमें डीएनए होगा, राइबोसोम होंगे, एक क्या होगा इसमें, डीएनए होगा, राइबोसोम होंगे, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सब इसमें निलंबित रहते हैं। समझ रहे हो, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया में एक विशेषता होती है, वो होता है डीएनए। मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है हरित लवक, दो ऐसे अंग हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जिन कोशिकांगों में डीएनए होता है उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, उनके अंदर ये क्या होती है, गुण होता है कि वो अपने जैसे कोशिकांगों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये 100 द्विगुणन की संभावना होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन। एक माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यकता पड़ने पे अपने जैसी माइटोकॉन्ड्रिया को जन्म दे सकती है। क्यों दे सकती है, क्योंकि उसके पास डीएनए है। हरित लवक अपने जैसे हरित लवक को जन्म दे सकता है क्योंकि उसके पास डीएनए है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका में दो कोशिकांगों के नाम बताओ जो स्वशासित हों, यानी कि वो अपने द्वारा अपने को जन्म दे सकते हो। तो आप लोग याद रखिए, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हरित लवक, ये दो अंग होते हैं जो अपने आप को स्वयं क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात, क्लियर। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को समझाया है। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी बात। तो एग्ज़ाम के लिए आप इसको प्रिपेयर करें, ये 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और आप इसको ध्यान से समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हरित लवक के बारे में उसकी संरचना समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझ लो और इसकी प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक। ओके, थैंक यू।